तो मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं वो एप्लीकेबल हैं किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। और ऑफ ऑल वेवलेंथ की, जो भी जितनी भी कैसी भी वेवलेंथ की हो, जैसे 10 की पावर यहाँ पे लिखी है, 10 की पावर -8 हो, -9 हो, -10 हो, 10 की पावर -11 हो, हर कोई वेवलेंथ के लिए एप्लीकेशन मैक्सवेल इक्वेशन एप्लीकेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। जैसे कि हमारी विजिबल लाइट होती है वो जनरली हम देखेंगे वो किस रेंज में होती है। यहाँ पे है उनका रेंज, ये लिख रहा है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। ये क्या है? विजुअल लाइट का क्या है? रेंज है। और हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या हो गए हैं, अब थोड़ा सा तो फैमिलियर हो ही गए। तो हमने कहा था कि स्टेबल में क्या है, सारी हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये जो वेवलेंथ स्टार्ट हो रही है, ये लगभग आपकी 1 फर्मी का वैल्यू होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये 1 फर्मी की वैल्यू होती है। इतने से स्टार्ट होती हैं ये वेवलेंथ, और 30 किलोमीटर तक, 10⁻⁻15 मीटर से 30 किलोमीटर तक की रेंज आज हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम वेरीफाइड कर चुके हैं। बधाई हो हमारे साइंटिस्ट के लिए। तो इनमें कौन कौन से टाइप की रेज हैं, कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने जो 2 स्केल सेट करे हैं वो क्या है आपका, ये है पूरा आपका यहाँ से लेकर 10 से लेकर और 23, 10 की पावर 23, ये है हर्ट्ज में। अगर आप लोगों के पास अभी एनसीईआरटी बुक है तो अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो। एनसीईआरटी बुक में आपका पेज नंबर है 280। अपने 280 पेज नंबर ओपन कर लो, ठीक है, ओके। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गामा रेज। तो पहले वाले जो यहाँ पे रेंज होती है, अगर हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखें, 10 की पावर 23 एबव और 10 की पावर 17 और 18 के बीच में, ये होती हैं आपकी गामा रेज। काफ़ी ज़्यादा हाई लेंथ की होती हैं। और एक एक करके हम इनको फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये गामा रेज होती कैसी हैं, किस रेंज में होती हैं। अभी हम ये समझ लो पहले, और क्या क्या इनके जनरल एप्लीकेशन हैं वो हम आगे देखेंगे। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गामा रेज क्या होगी, 10 की पावर -11 से एबव, इतनी वेवलेंथ में आएंगी तो हम कहेंगे उनको गामा रेज। कहीं पे भी अगर आपको 10 की पावर -11 नैनोमीटर की रेंज वेवलेंथ की बात हो रही है तो वो होगी गामा रेज। नेक्स्ट, ये वाला जो यहाँ पे बन रहा है 10 की पावर 20 से 10 की पावर 16, ये वाला आपका कहलाता है आपका एक्स रेज। और यहाँ अगर हम वेवलेंथ के टर्म में देखें तो गामा रेज जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे, और यहाँ से पूरे यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये वाला रेज है, ये वाला एक्सरे, एक्सरेज, ये आपका एक्सरेज। एक्सरे का यूज़ जानते भी हो, हमारे जितने भी जो मेडिकल लैब हैं वहाँ पर हम अगर कोई किसी का फ्रैक्चर हो जाए, जैसे किसी भी पेशेंट है फ्रैक्चर है कहीं से, तो उसका बॉडी के इंटरनल पार्ट को देखने के लिए हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, एक्सरे करवाते हैं ना। और इसके बाद जो 10 की पावर 17 और 10 की पावर 15 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में, और 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 मीटर वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज। क्लियर है? तो हमारी जो यूवी रेज हैं जो हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, बट लेकिन वो थोड़ा सा कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है उनका। जैसे सोलर सेल अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ पे इंडिया में या कहीं पर भी, तो उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज इंपॉर्टेंट रेज है ना।
इसी वजह से हमारी क्या है, अर्थ में वार्मनेस बनी हुई है। जैसे हम कह रहे थे ना, एक प्रेशर एनर्जी लाइट की, तो वो हमारे अर्थ में जो लाइफ है, लाइफ वो पॉसिबल इसी वजह से हो पा रही है क्योंकि हमारा अर्थ तक कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। और किसकी फॉर्म में हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी रेंज यहाँ होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ वेवलेंथ की। नेक्स्ट आता है विजुअल। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम देखते हैं, जैसे आप रेनबो देखते होंगे, है ना। तो रेनबो जो बनता है उसमें आपको दिख रहा है ना, इस तरह से 7 कलर्स दिखा देते हैं ये विजुअल रेंज है कौन सी, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻6 तक। और हर्ट्ज में 10⁻14 समथिंग अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज। और ये देखो, ये आपकी यहाँ से ये जाती है अब ये 400 नैनोमीटर से लेकर, और ये आपकी 700 नैनोमीटर, ठीक है, 700 नैनोमीटर। इसमें जो सबसे पहले जो 400 नैनोमीटर वाला रीजन है, ये देखो 400 नैनोमीटर, ये यहाँ पे छोटा सा पार्ट, ये इतना रीजन, अगर 400 नैनोमीटर, ये छोटा सा पार्ट है 400 नैनोमीटर रीजन का, तो ये पूरा 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक कहलाता है आपका वॉयलेट रीजन। हाँ, 380 नैनोमीटर से लेकर 780 भी एक्यूरेट है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि नहीं होगा इतना ही। हाँ, इस रीजन में भी विजुअल लाइट रीजन होता है, ठीक है, 380 रेंज से 780 नैनोमीटर रेंज तक। और पर लेकिन ये बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो वॉयलेट होगा 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक की जो इतनी वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, उनको हम कहेंगे वॉयलेट। और 450 से 500 के बीच होगा ब्लू। अब तुम सोच रहे होंगे इंडिगो भी होता है, तो वो इसी में ही आ जाता है, इंडिगो भी इसी रीजन में होता है। विबग्योर होता है ना, VIBGYOR, तो वो इसी में आ गया इंडिगो। और ब्लू कितने हैं, 450 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर। फिर ग्रीन 500 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर। और येलो 550 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर। और ऑरेंज 600 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर वेवलेंथ का। और रेड 650 से 700 नैनोमीटर। इसके अबव आगे भी 780 जो बोल रहे नैनोमीटर, तो वो, तो ये था विजिबल रीजन। तो विजिबल के बाद आता है आपका इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन यहाँ पे देखो, वेवलेंथ यहाँ पहले कैसी थी, बहुत कम थी, अब धीरे धीरे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, देख रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अब तुम लोग जानते होंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच एक रिलेशन है, न्यू इज इक्वल टू सी 1/λ, ठीक है, या C/λ। लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। और ये वाला जो छोटा रीजन है 10⁻12 से यहाँ तक, और 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3, ये कहलाता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन हमारा विजुअल के ठीक बाद आता है। और इसकी वेवलेंथ कितनी है, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 इंफ्रारेड रीजन्स। और उसके बाद हमारी जो माइक्रोवेव्स रीजन आता है, इसके बाद 10⁻12 से 10⁻9 और 10 के बीच, ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक, ये होता है आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स को आप यूज भी करते हैं आपके रडार सिस्टम जो है, जैसे कि एरोप्लेन में होता है, और सबमरीन्स होती हैं, वहाँ पे माइक्रोवेव्स होती हैं इतनी 10⁻⁻1 से 10⁻⁻3, ठीक है। माइक्रोवेव क्या आता है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला
शॉर्ट वेव, शॉर्ट वाला, शॉर्ट रेडियो वेव्स, जो कम फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं, है ना, कम फ्रिक्वेंसी वाले, जैसे जो लोकल रेडियो स्टेशन हैं, वो आपके शॉर्ट होते हैं। फिर आता आपका यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट, ये कहलाता है आपका क्या, टेलीविजन्स और एफएम रेडियो, टेलीविजन्स और एफएम रेडियो, यहीं पे आता है ये, टीवी एंड एफएम रेडियो। 10 से लेकर 1 वेवलेंथ तक का, और 10⁷ से 10⁸ हर्ट्ज तक, टीवी और एफएम रेडियो। नेक्स्ट एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएम क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपका जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे डीस वगैरह के सिग्नल्स होते हैं, आपके टाटा स्काई के सिग्नल्स होते हैं, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस के थ्रू आगे भेजे जाते हैं। इसका नाम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और उसके बाद है लॉन्ग रेडियो वेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव्स क्लियर है। तो ये था आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आपका पूरा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें एक तरफ हर्ट्ज और एक तरफ फ्रिक्वेंसी और एक तरफ वेवलेंथ। तो आप देख रहे हैं कि गामा से अगर रेडियो वेव्स की तरफ आएंगे तो आपका फ्रिक्वेंसी गामा की अगर आ रहे हैं, या फिर अगर रेडियो वेव से गामा की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी कैसा हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन वेवलेंथ कैसा हो रहा है, डिक्रीज। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज तो वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। बिकॉज आपका फॉर्मूला है आपका फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। क्लियर है। एरो सिंबल ये डिनोट कर रहा है कि वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। ठीक है। अब जो बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, यही है सारी, जो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स को एक तरफ रख लो पूरा। तो ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। यही रेज आपके देती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है इतना? अरे हाँ ना बोलो जल्दी से। अब हम एक एक करके धीरे धीरे इनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेडियो वेव्स की। तो रेडियो वेव्स का जो सबसे पहले वैसे हम बात करें, अगर बेसिक सोर्स क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कोई बताएगा मुझे? बेसिक सोर्स क्या है? रेस्ट चार्ज है, मूविंग चार्ज है, या एक्सेलरेटेड चार्ज है? गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज। और जब ये ये एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और उसकी वजह से फिर क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों जहां एक दूसरे के परपेंडिकुलर ईच अदर, तो वो फिर क्या आगे जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं चार्ज एक्सेलरेटिंग। ठीक है। रेडियो वेव्स मे बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एक्सेलरेटिंग। कहां पे आपने देखा था ऐसा? एलसी ऑसिलेशन सर्किट में, याद आ रहा है? जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ था, हमने वहां पे बताया था वहां पे
कि आपके जो LC ऑसिलेटर्स हैं वो आपके क्या करते हैं, रेडियो वेव्स जनरेट करते हैं। याद आ रहा है? और रेडियो वेव्स को हम यूज करते हैं क्या, रेडियो टीवी कम्युनिकेशंस में। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स भी आल्सो प्रोड्यूस होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट और ऑसिलेटिंग सर्किट्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट विद ऑसिलेटिंग सर्किट, ऑसिलेटिंग सर्किट वहीं पे LC ऑसिलेशन। पर लेकिन जो ये होती हैं इनका जो हम यूज करते हैं, किनका, माइक्रोवेव्स का हम करते हैं यूज इनका रडार वगैरह में। जैसे मैंने बताया हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, सबमरीन्स हैं, वहाँ पर माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। इस रेंज तक की वेव्स को हमें नीड होती है। ठीक है, और आपके जो घर में खाना बनाने वाले जो ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी हम क्या करते हैं, खाना बनाने में माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अरे क्लियर है यहाँ तक? रेडियो वेव्स क्लियर हुआ और माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स के बाद आती हैं इंफ्रारेड वेव्स। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स को जब कोई एनर्जी मिलती है, कोई हॉट बॉडीज होती हैं जो, उनसे ये इमिट होती हैं इंफ्रारेड्स। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई मेटल शीट में कोई इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं, फोटॉन्स एनर्जी, तो वहाँ से क्या इमिट होते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो उनकी जो वेव्स होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो होती हैं इंफ्रारेड वेव्स। तो हम कह सकते हैं इंफ्रारेड वेव्स आर इमिटेड बाय द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉट बॉडीज। ठीक है, और इन तरह की वेव का यूज क्या होगा, इंफ्रारेड वेव्स का? इनका यूज होता है फिजिकल, जो हमारी फिजिकल थेरेपी होती है, तो वहां पर इंफ्रारेड यूज किया जाता है। थेरेपी वगैरह सिस्टम्स होते हैं जो हमारे लैब होती हैं, वहाँ पे फिजिकल थेरेपी में इन तरह के यूज इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है फिजिकल थेरेपी में। और विजिबल लाइट, इससे तो आप फैमिलियर ही होंगे, जिसमें हमने बोला कि विवग्योर, जो भी हमारा स्पेक्ट्रम दिखता है, वैसे भी हम उसके फेनोमेना देखते रहते हैं प्रिज्म के थ्रू, या फिर जब रेनबो बनता है ना। तो हमारे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो अगला विजिबल लाइट आता है वो आपके क्या है, आप उससे बहुत फैमिलियर है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई बता सकता है? जो विजिबल लाइट होती है, ठीक है, ये भी किसी एटम से ही इमिट होती है, पर लेकिन कुछ सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए इनके लिए। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं एटम्स के चारों तरफ, रिवॉल्यूशन। और जब रिवॉल्यूशन करते हैं और उनको कोई हाई एनर्जी मिल जाए, तो वो वहां से जब बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ लाइट इमिट करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कोई एनर्जी मिली और एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकला, तो जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है तो वो क्या करता है, कुछ लाइट इमिट करता है, जैसे स्पार्क, ऐसे फॉर्म में। ठीक है, और यही जो लाइट इमिट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, हमें विजिबल लाइट की फॉर्म में दिखाई देती है। सो इलेक्ट्रॉन का इमिशन ही लाइट देता है, विजिबल लाइट देता है। समझ में आ रहा है? और सेम इसका जो मैकेनिज्म है इमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी, वो सिमिलर है विजुअल लाइट की तरह। जैसे आप देख रहे होंगे सन के अंदर क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस हैं, और वहां पर क्या मिल रही है उनको, कुछ इतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है, आपस में कॉलिजन्स कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फिर एक आपस में कॉलिजन की वजह से वो एक लाइट इमिट कर रहे हैं ना। अरे हाँ ना बोलो। और वही तो हमें एक स्पेक्ट्रम फॉर्म में दिखता है, लाइट हम तक पहुंच रही है, विजिबल लाइट की फॉर्म में तो पहुंच रही है, और उसी में भी क्या है, अल्ट्रावायलेट भी है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज सिमिलर टू दैट फॉर विजिबल लाइट। जैसे कि हमने बोला कि सन इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लियर, समझ में आ रहा है?
तो सन के अंदर, सन भी तो अपने आप में एक तरह का, अगर आप समझो कि वो भी तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है, बहुत बड़ा, और उसके अंदर कई तरह के एलिमेंट्स हैं जो आपस में वहाँ इस तरह से क्या कर रहे हैं, कॉलिजन्स कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं आपस में टकराने के बाद, ठीक है। पर लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है, ठीक है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है हमारा, क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, लार्ज अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे लिए हार्मफुल है वो। नेक्स्ट आते हैं एक्सरे। एक्सरे का बता सकते हो? एक्सरे तो बहुत ही सिंपल है, आपने देखे भी हैं एक्सरे मशीन। अब मैं समझूं तो हर किसी फैमिली में हर कोई जानता होगा एक्सरे के बारे में, यहाँ तक कि जो साइंस स्टूडेंट नहीं भी हैं वो भी जानते होंगे एक्सरे के बारे में। क्या ध्यान आ रहा है? एक्सरे ये सिर्फ पता है, हाँ बताओ जरा एक्सरे। अब मेरे को ये नहीं पता होना चाहिए कि एक्सरे ऐसे ऐसे करता है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एक्सरे प्रोड्यूस कैसा होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, जैसे हमने अभी तक बताया कि रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्सीलरेटिंग चार्ज की वजह से। फिर हमने बताया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है, कि किसी भी एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन के इमिशन से, है ना। फिर हमने बताया कि विजिबल लाइट, विजिबल लाइट भी सेम ऐसा ही कंडीशन है, लाइट इमिशन, बट लेकिन एक सुटेबल कंडीशन में। और अल्ट्रावायलेट भी क्या है, सेम एज सिमिलर क्या है, विजिबल लाइट की तरह ही है, दोनों लाइट इमिशन से ही प्रोड्यूस हो रही हैं। पर एक्सरेज बताओ मेरे को, एक्सरेज क्या है? थोड़ा बहुत एक्सरेज ना सिमिलर है लेजर से। बच्चों तुमने लेजर लाइट तो देखी होगी ना, एक शार्प बीम निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक बीम, एक पॉइंट से सीधी, बिना कहीं इधर उधर स्कैटर्ड हुए, किसी पार्टिकल से स्कैटर्ड हुए। तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है मोस्ट कॉमनली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डी एक्सेलरेट इनसाइड अ मेटल, मतलब चार्ज अगर क्या है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और डी एक्सेलरेट इनसाइड द मेटल, तो हमें क्या मिलती है, एक्सरेज मिलती है। इलेक्ट्रॉन बीम का इस तरह से फास्टली मूव करना, तो फर्स्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होती हैं, फर्स्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेट्स इनसाइड अ मेटल, वो करती हैं प्रोड्यूस एक्सरेज। और इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस में। एक्सरेज का प्रोड्यूस कैसा होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेट इनसाइड अ मेटल। और एक्सरे का वाइडली यूज है क्या क्या, मेडिकल डायग्नोसिस। बट ये हार्मफुल है हमारे लिविंग टिश्यूज के लिए, ये हमारे लिविंग टिश्यूज के लिए हार्मफुल है, इसलिए इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिविंग टिश्यूज के लिए हार्मफुल है, इसलिए आप ज़्यादा देर तक, क्या कहा जाता है कि एक्सरे रूम में ना रहें, वहाँ पे प्रिकॉशन भी लिखा रहता है कि आप इसके अंदर क्या एंटर ना करें बिना, वो जो क्या होता है, एक कोट सा पहना हुआ रहता है उन्होंने, ठीक है, जैकेट वगैरह, तो उनको पहन करके ही जाना चाहिए, जो एक्सरेज को एंटर नहीं होने देती हैं। तो ये हमारे लिविंग टिश्यूज के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट आता है सबसे ज़्यादा वाइडली यूज और सबसे ज़्यादा जो रेज हैं अब रेडियो वेव्स के बाद, वो है गामा रेज। तो गामा रेज अभी तक आपने पहली बार सुन रहे होंगे, गामा टाइप, गामा रेज के बारे में। तो गामा रेज क्या है, ये भी इमिट होती हैं किसी न्यूक्लियाई में, ठीक है। गामा रेज इमिट होती हैं कहीं न्यूक्लिया में, जैसे कि अगर आप क्या करें, किसी न्यूक्लिया के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को देखें, तो वहाँ से अगर हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से नहीं निकलता, समझ रहे हो। बट लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, आसानी से इजेक्ट हो जाते हैं किसी भी एटम से।
तो गामा रेज हमारी इमिटेड होती है वहीं न्यूक्लियाई से, और इनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्टेड होती है, ठीक है। न्यूक्लियस से ही इमिट होती हैं, और हर कोई न्यूक्लियाई इतनी वेवलेंथ को या इतनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज को क्या करता है, इमिट करता है, तो वो गामा रेज है। गामा रेज बल्कि सबसे बाद में ही खोजी गई, इनकी डिस्कवर सबसे ज़्यादा बाद में किया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी वेवलेंथ। और हाँ, जनरली इसका जो यूजेस है, इसके यूज़ किया जाता है आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको डील करने में, क्योंकि अगर आपको महसूस हो रहा है कि वो 10⁻23 मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की हैं, तो आप जनरली उन्हें कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे आपका कोई कैंसर में भी, हाँ, क्योंकि आपके जो न्यूक्लियाई से बहुत ज़्यादा हाई की बात कर रहे हो ना आप, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैसे होती हैं आपके न्यूक्लियाई, और जो ये कैंसर सेल जो कैसे कैसे मतलब मेडिसिन का यूज़ करके उनको क्या करती है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है वहाँ पर गामा रेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की हैं और वेवलेंथ भी बहुत कम है इनका, तो इस वजह से 10⁻⁻10 से लेकर और 10⁻⁻14 मीटर अप्रोक्सीमेट। तो ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो क्या किसी को थोड़ा सा समझ में आया? ये भी एक टेबल है वो, लेकिन वो कैसे, स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ होती है लगभग 3 × 10⁻² से लेकर 3 × 10⁻⁴ मीटर, इतना। फिर माइक्रोवेव्स की होती हैं 3 से लेकर 3 × 10⁻⁻², और ये -6, और यहाँ पर माइक्रोवेव्स। देखो माइक्रोवेव का यूज़ हम किस में करते हैं, रडार वगैरह में, और ये फ्रिक्वेंसी है हर्ट्ज में, है ना। तो ये भी एक बहुत छोटा सा डायग्राम है, और ये जल्दी लर्न हो जाएगा। और विजुअल रेंज क्या होती है 10⁻14 से, और लगभग 3 × 10⁻⁸ यहाँ पे, ये मीटर में है, ठीक है। इतनी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है। आप इसको ये मत समझना स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेवलेंथ है लैम्डा, इसलिए। और यहाँ पे देखा भी होगा तुमने 1 आता है वहाँ पे वैल्यू। अच्छा, और 10⁻16 से फ्रिक्वेंसीज की, ये एक्स रेज हैं 3 × 10⁻⁸ टू 3 × 10⁻12, इसके बीच एक्स रेज, ये गामा रेज। वही डायग्राम है जो अभी इतना बड़ा स्प्रेड करके हमने दिखाया था, वो एक्सपेंड फॉर्म में था, ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, आपको लर्न करना है, आप किसी भी तरीके से करो। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द लैम्डा वेवलेंथ डिक्रीज, एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज द लैम्डा इंक्रीज। तो क्या बता रहा हूं मैं, रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर, तो अर्थ को क्या बोला हमने, द अर्थ is surrounded by atmosphere up to a height of about 300 किलोमीटर, ठीक है, हाइट अबाउट 300 किलोमीटर। वो तुम देख लेना अपने हिसाब से, मैंने तुम्हें देख बता लिया है कि आप कर सकते हो, ठीक है।
सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर हमने क्या बोला स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर होती है 50 किलोमीटर्स हमारे अर्थ के सरफेस से, और उसके ठीक ऊपर होता है जो लेयर बनी होती है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर, वो होती है ओजोन लेयर, ठीक है। और ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है ना अल्ट्रावायलेट रेज से। और फिर उसके बाद होती है हमारी 50 किलोमीटर से अब मेसोस्फियर, जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच होती है मेसोस्फियर। और मेसोस्फियर से ठीक एबव होती है आइनोस्फियर, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन्स क्या है, रेडिएशन ऑफ इन एटमॉस्फेयर, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए कह रहा था मैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहा हमने, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन की तरफ, जिसका वेवलेंथ है 5.0 मिलीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, और इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है 30 वोल्ट पर मीटर। और आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को लिखना है, किसके टर्म में, एक्स और टी के टर्म में। तो कैसे क्वेश्चन कैसे करा हमने, इक्वेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, ई बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू सी, बिकॉज न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 5.0 मिलीमीटर, ई नॉट की वैल्यू 30 वोल्ट पर मीटर, ये गिवन आपके पास, आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। और यहाँ पे पहले इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई को ई नॉट साइन ओमेगा की जगह 2 पाई लैम्डा रख दिया, और सी की मल्टीप्लिकेशन कर दिया अंदर, तो टी माइनस एक्स, सी से सी कैंसिल, सी टी माइनस एक्स, और लैम्डा की वैल्यू कर दी पुट, और ई नॉट में ई नॉट की वैल्यू, तो आपके पास ई की वैल्यू आ गई। ऐसे आप बी नॉट निकाल सकते हो, बिकॉज आप इक्वेशन फाइंड करी थी आपने, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी, सो बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करी, और आपने कैंसिलेशन एडजस्ट करके आपके पास आ गया 10⁻⁻7 टेस्ला। बी में आप ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बी की क्वेश्चन आ जाएगी। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखने में आता है।